इस वीडियो में हम उन 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे एमपी टेट प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो देखें यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है गणित का। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पर, क्या है, रूट 729 करनी 3 प्लस रूट 5832 करनी 3 बराबर रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, हमको चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 729 का घनमूल पता करना है और 5832 का घनमूल आपको पता करना है। ठीक है, तो देखें पहले हम जैसे 729 का घनमूल पर निकालेंगे तो 729 लिए। ठीक है, और इनके हम क्या करें, फैक्टर यहाँ पर करें। ठीक है, किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का दे दें, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। फिर दोबारा देखें अब किसका भाग जा रहा है, 3 का देंगे, 3 8 है 24 और 3 एकम 3। फिर दोबारा देखें अब 3 का भाग फिर जा रहा है, तो 3 से काटेंगे कितना आता है, 27 आता है। और 27 में फिर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 9 आता है। और फिर 9 में भी 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9। ठीक है, और 3 एकम 3, तो ये यहाँ पर क्या 729 के फैक्टर हो जाते हैं। अब इनके हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, मतलब एक 3 का जोड़ा बन गया और दो 3 के बन गए यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका मतलब तो ये निकला कि 729 का घनमूल जो बनेगा वो कितना बनेगा, कि 3 3 में से एक 3 का लेंगे, यहाँ पर एक 3 का जाएगा एक जोड़े में से और एक जोड़े में से 3 का जाएगा, मतलब 9। तो इसका घनमूल तो कितना 9 हो जाएगा। दूसरा हमको चाहिए 5832 का घनमूल चाहिए। तो यहाँ पर हम 5832 का घनमूल हम पता करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर फिर फैक्टर करें, यहाँ पर फिर फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर 2 से भाग जाएगा, पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 नम में 18 और 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, फिर दोबारा 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर दोबारा देखें यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 7 14। ठीक है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर 2 का भाग दें, सॉरी 3 का भाग जाएगा, 729 है मतलब यही जाएगा। तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 243 है, क्योंकि इधर हम दे चुके हैं अभी। फिर 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3 मतलब 81 आ जाएंगे। फिर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। और फिर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। और फिर 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएंगे और फिर 3 का भाग 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसमें यदि हम देखें तो एक एक एक, तो 3 3 यहाँ पर क्या है, एक जोड़ा यहाँ पर 2 का बन गया, एक 3 का बन गया और एक 3 का बन गया, मतलब 2 3 3 के बन गए। तो इसका जो घनमूल आएगा, ठीक है, इसका जो घनमूल आएगा यहाँ पर किसका, 5832। ठीक है, 5832 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 2 का 1 आ जाएगा, एक 3 का जाएगा और एक और 3 का जाएगा, 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो इनका घनमूल आएगा 18। ठीक है, और बराबर के क्वेश्चन मार्क एक्स। अब इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए रूट 729 का घनमूल, तो 729 के घनमूल की जगह 9 रख दो, प्लस 5832 का घनमूल 18, तो 18 रख दो, बराबर क्या है रूट में क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जगह पर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखें 18 और 9 27, तो रूट 27 एक्स बराबर कितना, सॉरी, रूट एक्स बराबर 27। यानी कि यहाँ पर एक्स बराबर, तो इसका मतलब ये है कि 27 का क्या करना है, वर्ग कर। तो 27 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 729। ठीक है, दोनों साइड वर्ग कर देंगे, यानी 729 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्या दिया है, 18 गुणा 45 माइनस 36 गुणा 27 प्लस 18 गुणा 2 का वर्ग। ठीक है, तो इस पूरे में यदि आप देखें तो 18 कॉमन आ रहा है, जैसे 18 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 36 में से 18 कॉमन आ जाएगा और इधर 18 है ही, तो 18 आप कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 45 बचा। ठीक है,
फिर माइनस यहाँ पर देखो 36 में से 18 निकल गए तो 18 दूनी 36 मतलब 2 बचे, और गुणा में 27। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। 18 बाहर निकल गए, 2 का वर्ग यानी 4 यहाँ पर बच गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 18 और यहाँ पर क्या है 45 माइनस 27 गुणा 2, 27 दूनी 54। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया 18। अब यहाँ पर यदि देखें तो 54, सॉरी 45 और 4 49, और 49 में से 54 कम करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 5 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी 18 5 90 मतलब माइनस के 90 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव 10 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हुए। तो वर्तमान में यहाँ पर क्या 10 वर्ष में 10 वर्ष का है, और कितने वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान की 4 गुनी होगी, मतलब यहाँ पर 10 का 4 गुना, यानी कितने 40 वर्ष। तो वर्तमान आयु यदि उसकी क्या है 10 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद वह 40 वर्ष का हो जाएगा। इसका मतलब 30 वर्ष बाद वह 40 वर्ष का हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 20% कम हो जाती है, मूल क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जानी चाहिए। जब इस प्रकार प्रतिशत में उल्टा सवाल बने, मतलब प्रतिशत कमी दे रखी है, वृद्धि पूछा है, वृद्धि दे रखी है, कमी पूछा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आयत में की लंबाई में 20% कमी कर दी, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो इसके लिए चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ा दें। तो जब भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम मिले तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है प्रतिशत बराबर, वो आपको लगाना है एक्स बटे में 100 प्लस माइनस एक्स और गुणा में 100। ठीक है, यहाँ पर एक्स मतलब प्रतिशत वृद्धि कमी जो भी है। ठीक है, तो एक्स मतलब 20% कमी, तो 20% कमी, तो यहाँ पर 20 प्लस माइनस लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यदि प्लस में कमी दे रखी है तो माइनस यूज करना है, और यदि प्लस दिया है तो वृद्धि दे रखी है तो प्लस यूज करना है। तो यहाँ पर 20% कमी दे रखा है, मतलब 100 में से 20 कम करेंगे 80 आएगा, और गुणा में 100। इसको सॉल्व कर दो तो 20 से कम 20 और 20 चुको 80, 4, और 4 से 100 में भाग देंगे तो कितने आएंगे 25%, यानी 25%, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हल करें। 3 की पावर बाय प्लस 1 माइनस 3 की पावर बाय प्लस 5 बराबर 4 गुणा 5 की पावर बाय प्लस 2 माइनस 5 की पावर बाय प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या एलजेब्रा का क्वेश्चन है, थोड़ा क्या कठिन सा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दोनों के आधार समान है और बीच में माइनस है। जब भी आधार समान हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप कॉमन लें। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर कॉमन आएगा, 3 की पावर बाय इधर भी है और बाय इधर भी है, तो 3 की पावर बाय आ गया। अब +1 और प्लस के 5, यानी बाय प्लस 1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बाय प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर बाय प्लस 1 थी, निकल गए, मतलब यहाँ पर 1 बचा। माइनस 3 की पावर बाय थी, निकल गए, 3 की पावर 5 थे, 1 निकल गए, तो 3 की पावर यहाँ पर 4 आपके पास बच गया। ठीक है, बराबर देखें तो 4, इसी प्रकार इधर देखें 5 की पावर बाय प्लस 2 माइनस 5 की पावर बाय प्लस 3, माइनस है बीच में, आधार समान है, तो यहाँ पर 5 की पावर बाय और प्लस 2 कॉमन अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर बाय प्लस 2 निकल गए, तो 1 बचा, और माइनस में 5 5 की पावर बाय प्लस 2 में से 2 निकल गए, तो 3 में से 2 निकल गए, तो 5 की पावर 1 और बचा, मतलब 5 और बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो देखें 3 की पावर बाय प्लस 1, यहाँ पर देखो 3 की पावर 4 मतलब 81, और 81 1 माइनस 81 मतलब माइनस के 80 यहाँ पर अपने पास बच जाएंगे। बराबर, तो देखें यहाँ पर 4 गुणा 5 की पावर बाय प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर देखें 1 माइनस 5 यानी कितने बच जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 4 यहाँ पर अपने बच जाएंगे।
ठीक है। अब देखें माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, 16 इधर आएंगे तो भाग में जाएंगे तो 16 का भाग 80 में लग जाएगा, 16 पंचे 80 मतलब 5 यहाँ पर अपने हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचे आपके पास 3 की पावर बाय प्लस 1 बराबर, अब यहाँ पर देखो 5 उधर जाएगा तो 5 की पावर बाय प्लस 2 है और भागित में क्या पहुंच जाएंगे यहाँ पर जी बटे में पहुंच जाएंगे 5। ठीक है, इससे अपना क्या बनेगा, यहाँ पर कितनी है 3 की पावर बाय प्लस तो 1 तो यही बराबर, अब दोनों के आधार समान है तो इसलिए यहाँ पर बीच में भाग होने पर पावर घट जाएंगी, मतलब 5 प्लस 2 है तो 5 प्लस 1 यहाँ पर अपनी बच जाएगी। अब यहाँ पर स्थिति देखो कि दोनों के आधार अलग अलग हैं। ठीक है, और आधार अलग अलग हैं और दोनों के बीच में बराबर लगा, जब आधार सम अलग अलग हैं और बराबर लगा है तो ये एक ही स्थिति में बराबर हो सकता है कि इनकी पावर 0 है, तभी ये बराबर हो सकते हैं। जब भी आधार अलग अलग हों और उनके कोई फैक्टर होना संभव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से उनकी पावर कैसी है 0 है, मतलब बाय प्लस 1 का जो मान है वो बराबर कितना 0 है, और बाय प्लस 1 बराबर 0 है तो इसका मतलब ये है कि बाय बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो बाय बराबर -1 आपका आंसर इसका बन जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आंसर आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 का वर्ग -3 का वर्ग बटे 8 -3 का मान क्या हुआ। ठीक है, वैसे तो इनको क्या है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आता है तो एक बार इनको प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट वर्ग भी यहाँ पर इसका निकाल सकते हैं, तो जैसे एक बार प्लस एक बार माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 8 + 3। ठीक है, और यहाँ पर इनटू में 8 माइनस में 3 और बटे में क्या दिया यहाँ पर 8 माइनस में 3। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आए इस पहले नंबर का वर्ग माइनस दूसरे नंबर का वर्ग, तो उन दोनों नंबरों को एक बार प्लस में लिख दिया करें और एक बार माइनस में। अब देखें 8 माइनस 3 से तो 8 माइनस 3 कट जाएगा, तो 3 + 8 मतलब कितने होगा 11, यानी ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है 50/x बराबर x/12 सही 1/2, तो x का मान क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इनका इसका क्रॉस गुणा इधर करेंगे, मतलब x का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x का वर्ग बराबर 50 का गुणा 12 सही 1/2 से करेंगे तो 50 गुणा 12 सही 1/2, तो इसके सही बटे को और तोड़ना, मतलब 12 का गुणा 2 से करेंगे 12 दूनी 24 और प्लस 1 यानी 25, यानी 25/2। ठीक है, अब 2 से 50 को काट दो तो कितने आएंगे यहाँ पर 25 आएंगे, तो यहाँ पर एक्स वर्ग बराबर 25 गुणा 25, तो एक्स बराबर तो वर्ग हटाएंगे तो ये दो एक जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब दो एक जोड़े में से एक नंबर अपन ले लेंगे, मतलब 25 अपना उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहो तो ऐसा ही बोल सकते हो, जैसे एक्स वर्ग बराबर क्या है 25 गुणा 25 है, मतलब 25 का वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग से वर्ग कट गया, एक मतलब 2 से 2 कट गए तो x बराबर क्या बच गया 25, यानी ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है रूट 0.0841 का मान क्या आपका। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखो 841 का जो वर्गमूल होता है वो 29 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और वैसे भी सभी में जो दे रखा है वो 29 ही दे रखा है, इसलिए यहाँ तो 841 का वर्गमूल तो 29 ही आना है, आपको कुछ गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके दशमलव वाली बात है, तो जब वर्गमूल लेते हैं तो दशमलव में अंकों की संख्या आधी रह जाती है, मतलब इसमें वर्गमूल में यदि देखें इसमें 1 2 3 4 अंक है दशमलव के बाद, तो वर्गमूल लेने के बाद इसमें दशमलव के बाद आधे अंक रह जाएंगे, मतलब 2 अंक रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक रह जाएंगे तो पीछे से कितना 1 2, मतलब यहाँ पर दशमलव आ जाएगी, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख दो, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा 0.29, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, कोण डी ए बी बराबर 30 डिग्री, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
ठीक है, वैसे तो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, लेकिन जब यहाँ पर क्या है, दो क्या है, आसन भुजाएं दे रखी हो और साथ में कोण दे रखा हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, ए मतलब यहाँ पर इसकी ए और बी इसकी आसन भुजा होती हैं, और थीटा उनके बीच में बनने वाला कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो ये इसकी जैसे एक भुजा यहाँ पर ए बी बी सी बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख देंगे। दूसरी भुजा ए बी बराबर कितनी है, 20, तो जी 20 लिख देंगे। और इंटू साइन थीटा, तो थीटा मतलब कोण कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सॉल्व करें, 20 गुणा 20 यानी कितना होता है, 400, और साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो इस इनका मान आपको पता करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो 2 का भाग देंगे 400 में, तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि 200 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के एक कोण का माप 60 डिग्री है और अन्य दो कोणों का अनुपात 3:1 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या है? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इन तीनों में से एक कोण कितना है, 60 है, और अन्य दो का जो अनुपात है वो 3:1 है। तो जो 3:1 है, तो हमने मान लिया कि बड़ा जो कोण है वो 3x है और छोटा जो कोण है वो 1x है। ठीक है, तो एक कोण 3x, दूसरा x, और तीसरा एक हमको यहाँ पर 60 दे रखा है। इन तीनों का जो टोटल है वो कितना आएगा यहाँ पर, 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4x बराबर, ठीक है, 180, और 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 60। ठीक है, यानी 4x बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 180 में से 60 कम करेंगे तो 120, यानी x बराबर, तो 4 का भाग देंगे, 4 3 12, तो x बराबर आपको मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको चाहिए बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना माना था आपने, 3x, और छोटा कोण 1x। तो बड़ा कोण चाहिए, इसका मतलब ये है कि बड़ा कोण आपको चाहिए, तो बड़ा कोण बराबर कितना बनेगा, 3 और x का मान आपने 30 निकाला, मतलब 30 3 90 डिग्री। यानी इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि z बराबर 4, तो 2 - 3 फिर ब्रैकेट में 7 प्लस z का मान क्या हुआ? तो सीधा सा इसमें क्या है, जहां पर z है उसकी जगह पर आप कितना लिख दें, 4 लिख दें। तो यहाँ पर लिखो, जैसे क्या है, पहले 2, फिर -3, फिर ब्रैकेट 7 और प्लस z, तो z की जगह पर कितना लिखना है आपको, यहाँ पर 4 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो क्या बनेगा यहाँ पर, जैसे 2 - 3, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 4 और 7 11, तो गुणा में 11। ठीक है, यानी कितना बनेगा यहाँ पर आपके पास, 2 - 11 गुणा 3, यानी 11 3 33। ठीक है, प्लस माइनस गुणा सब जब एक साथ आता है तो पहले गुणा करते हैं। अब देखो, 2 - 33, यानी 2 में से 33 माइनस करेंगे तो माइनस के 31 यहाँ पर अपने आ जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा -31। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय क्या है? ठीक है, तो 18:40 से 22:20 बजे तक कुल कितने घंटे हैं वो अपन को पता करना है। तो हमको क्या करना है, 22:20 में से 18:40 माइनस करना है। ठीक है, 22:20 में से कितना माइनस कर दें हम यहाँ पर, 18:40। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या क्या है कि 22:20 में से, तो 20 में से 40 कम नहीं होगा, तो इधर से 22 घंटे 20 मिनट है, तो 22 घंटे में से 1 घंटा कम कर दो आप, 21 घंटे दे दो। अब जो 1 घंटा यहाँ पर कम किया वो इधर जुड़ेगा, तो मतलब मिनट जुड़ेंगे, तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 20 में 60 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 80। मतलब 21:80 में से अब आप 18:40 आप माइनस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखो 80 में से 40 कम करेंगे तो 40 बच जाएंगे, और इधर घंटे 21 में से 18 कम करेंगे तो 3, मतलब 3 घंटे 40 मिनट आपका आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन डी आंसर आपका हो जाएगा।
देखें अगला प्रश्न है, माँ ने लड्डू बनाए, वह मेहमानों और परिवार के सदस्यों को कुछ लड्डू देती है। अब जितने बनाए उनमें से यहाँ पर परिवार और मेहमानों के लिए कुछ लड्डू दे देती है और अभी भी 7 लड्डू बाकी है। मेहमानों और परिवार को देने के बाद भी उसके पास कितने लड्डू हैं? 7 लड्डू शेष हैं। यदि माँ द्वारा दिए गए लड्डुओं की संख्या एल है तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए? तो देखें यहाँ पर क्या है, जो उन्होंने क्या मेहमानों और परिवार को एल लड्डू दिए और 7 लड्डू बाकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसने टोटल कितने बनाए? तो एल प्लस 7 लड्डू बनाए। ठीक है, यानी एल प्लस 7 यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि z बराबर 12 है तो z की पावर 3 माइनस 5 ब्रैकेट में z स्क्वायर माइनस 14 का मान ज्ञात कीजिए। तो जहां पर भी z है वहां पर आपको 12 लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो पहले है z की पावर 3, यानी इसका मतलब ये है कि 12 की पावर 3, फिर माइनस, फिर क्या है 5 और ब्रैकेट में z स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना है 14, तो माइनस 14, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 12 की पावर 3 मतलब 12 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 12 का जो घन होता है वो कितना होता है 1728। 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार करेंगे तो 1728 आएगा। माइनस 5, फिर ब्रैकेट में 12 का वर्ग यानी कितना आता है 12 गुणा 12 144 और माइनस का 14। ठीक है, यानी कितना आएगा तो 1728 माइनस 5। अब देखें यहाँ पर क्या है 144 में से 14 कम करेंगे तो 130 आ जाएगा, यानी कितना बनेगा यहाँ पर आपके पास 1728 और 5 गुणा 130 मतलब 13 5 65 यानी 650, यानी 1728 में से 650 कम कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1078। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है, रुपये 2.80 का 40 पैसा से अनुपात ज्ञात कीजिए। 2.80 मतलब 2 रुपये 80 पैसे का 40 पैसे से अनुपात हमको बताना है। तो दोनों को हमको पैसे में ही बदलना पड़ेगा। अब 2 रुपये 80 पैसे हैं तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में 200 और 80 ऊपर है मतलब 280 पैसे ये अपने बन गए। और अनुपात में यहाँ पर कितना है 40 पैसे, तो अनुपात में 40। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 एकम 4, 4 7 है 28, यानी कितना आ जाएगा 7:1। 7:1 मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल से मेल खाता है? तो पहले तो आप इस प्रश्न से ही यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। क्या है कि हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, मतलब आपको यह प्रश्न भी आ सकता है कि गणित सभ्यता का दर्पण है यह किसका कथन है? तो गणित सभ्यता का दर्पण है यह हॉगबेन का कथन है। अब इसमें यहाँ पर क्या पूछा है, यह कथन गणित के किस मूल से मेल खाता है? पहला है सामाजिक मूल, दूसरा है अनुशासनात्मक मूल, तीसरा है सांस्कृतिक मूल और चौथा है अर्थ व्यवस्था का से संबंधित मूल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है सी। ठीक है, कि गणित हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह सांस्कृतिक मूल से मेल खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि हॉगबेन का यह कथन प्रसिद्ध कथन गणित के सांस्कृतिक मूल को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज का विकास और उसकी सभ्यता गणित के विकास से गहराई से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसका जो क्या संबंध है वो किससे यहाँ पर सांस्कृतिक मूलों से होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, गणित की प्रकृति है कैसी है? सजावटी है, तार्किक है, कठिन है, सामान्य के लिए नहीं है। ठीक है, तो गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है? तार्किक है। ठीक है, और भी अपन थोड़ा इसको और विश्लेषण कर लें। गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है। ये आप जानते हैं कि गणित जो होता है वो तर्क पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा यदि हम देखें यहाँ पर गणित की जो प्रकृति यदि हम देखें ऑप्शन यदि स्पष्ट होता है, स्पष्ट होती है, व्यवस्थित होती है। गणित की प्रकृति तार्किक, स्पष्ट, व्यवस्थित और एक आता है वस्तुनिष्ठ। ठीक है,
ये गणित की प्रकृति होती है, मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में दिया होता तो वो आपका आंसर इसमें बनता। तो यहाँ पर जैसे तार्किक दिया तो तार्किक आपका सही है। तो गणित की प्रकृति होती है, जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गणित की प्रकृति तार्किक, स्पष्ट, व्यवस्थित और कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ होती है। जो भी ऑप्शन में है वो आपका ट्रेंड इसको करेंगे। अगला प्रश्न है, पैटर्न की पहचान और उनका पूरा होना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्यों? क्योंकि है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर पैटर्न की पहचान करना, उन पैटर्न को पूरा, जो आकृति आपको दे रखी होती है उन आकृतियों को पूरा करना, ठीक है, गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, जो क्या गणित में शामिल होता है प्राथमिक स्तर पर। तो इसका क्या उद्देश्य होता है वो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन में से क्लियर करना है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है छात्रों में रचनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकास करना। दूसरा है छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी है सुडोकू पहेली को सुलझाने में छात्रों की मदद करता है। और ऑप्शन डी है छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और उन्हें संख्याओं और संचालन के गुणों को समझने में मदद करता है। संचालन मतलब जो यहाँ पर ऑपरेशन होती है, प्लस माइनस गुणा भाग जो होता है, इनको समझने में सहायता करता है। तो इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। रचनात्मकता था इसमें भी था, इसमें भी है, लेकिन हमको ये है कि ऑप्शन ये भी गलत नहीं है ये, लेकिन इन दोनों में तुलनात्मक रूप में यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, क्योंकि रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, कलात्मकता को बढ़ावा देता है, और साथ में गणित का मूल उद्देश्य क्या है, संख्याओं और संचालन के गुणों को समझना। जो प्लस माइनस के गुणा भाग है वो क्या है, ऑपरेशन को, के गुणों को समझना, वो उसका क्या है मुख्य उद्देश्य होता है, और वो क्या है इनसे क्लियर होता है। तो ऑप्शन डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि स्टार का अर्थ गुणा, एस का अर्थ माइनस, एट द रेट का अर्थ डिवाइड है, भाग है, और डॉलर का अर्थ प्लस है, तो 25 हैश 5 डॉलर 3 स्टार 4 एट द रेट 6 का मान क्या हुआ। ठीक है, तो जहां पर जो भी चिन्ह यहाँ पर बोल रहा है उसको रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले 25, ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पर क्या है हैश, तो हैश का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, कितना है 5। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें डॉलर, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर प्लस, तो इसकी जगह प्लस लगा दो। ठीक है, 3, तो 3 लिखा। फिर क्या है स्टार, तो स्टार का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर गुणा लगाओ, और स्टार के बाद कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ क्या है यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर भाग लगा दो। ठीक है, कितना है 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको क्या है कई ऑपरेशन एक साथ दे, प्लस माइनस गुणा भाग, तो सबसे पहले आप भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करते हैं, फिर माइनस करते हैं, और फिर प्लस यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले भाग वाला चिन्ह यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर जैसे 25 माइनस 5 प्लस 3 और गुणा 4, भाग, तो इसको बटे में यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसको काट दें, 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 2 एकम 2, तो 2 प्लस 25 27, और 27 में से 5 कम करेंगे यानी कितना आ जाएगा 22। तो 22 यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि गुणा का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इस निर्देश अनुसार इन सभी के चिन्ह बदलना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो पहले देखें यहाँ पर 6, तो 6 लिख लो पहले तो। ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर प्लस का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर आप गुणा लगा लो। फिर ब्रैकेट 3, फिर क्या बोल रहा है गुणा, तो गुणा का अर्थ घटाना, तो यहाँ पर घटाना मतलब माइनस लगा दो 1। फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, तो यहाँ पर देखो क्या बता रहा है प्लस का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर फिर गुणा लगा दो 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो 6 गुणा 3 में से 2 1 कम करेंगे, 2 बजाएंगे, और गुणा 5, 5 दूनी 10, और 10 गुणा 6 यानी कितना 60। यानी इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे ने
वातावरण के साथ औचित्य बनाना सीख लिया है, तो एक शिक्षक के रूप में उस बच्चे के बारे में आपकी क्या राय है? पहला है बेवकूफ, दूसरा है बौद्धिक, उसके और तीसरा है उसके वातावरण का अच्छा ज्ञान ना होना, और चौथा है सरल प्रक्रिया। ठीक है, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा वो आपको यहाँ पर देखना है। तो इसका यदि आप देखें, यदि कोई छात्र अपने पर्यावरण या अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में कठिनाई का अनुभव करता है, या उस पर्यावरण का उसका उचित ज्ञान नहीं रख पाता है, तो यह वातावरण का पर्याप्त ज्ञान न होने का संकेत करता है। औचित्य बनाना मतलब ये है कि वह उसके साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि इसका सही उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर इसका बनेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुधारात्मक लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये है अपना सूचनात्मक। सूचनात्मक ये प्रश्न में है। तो सूचनात्मक और युगात्मक मूल्यों के बिंदु क्या हैं? उद्देश्य, परीक्षण, सामान्यीकरण का स्तर, या दिए गए सभी विकल्प। तो इसका सही आंसर है दिए गए सभी विकल्प सूचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के मुख्य बिंदु हैं। अगला प्रश्न है, गहने की सीखने के पदानुक्रमित संरचना का उच्चतम चरण कौन सा है? सिद्धांत अधिगम, चयन अधिगम, समस्या हल अधिगम, अवधारणा अधिगम। यदि हम गहने के सीखने की पदानुक्रम संरचना की यदि हम बात करें, तो ये 8 स्तरीय पदानुक्रम था यहाँ पर। ठीक है, सीखने की पदानुक्रम संरचना में गैनी ने कितने यहाँ पर क्या क्रम दिए, तो 8 स्तर थे इसके, 8 थे। इनका जो पहला था, या अपन जिसको अपन बोले निम्न था, वो था संकेत अधिगम। ठीक है, जो 8 थे उनमें पहला क्या था, संकेत अधिगम था। मतलब निम्नतम वाला यदि पूछे, यहाँ पर उच्चतम चरण पूछा है, निम्नतम चरण पूछता है तो वो यहाँ पर संकेत अधिगम था। दूसरा जो 8वां जो था, वो 8वें नंबर का जो यहाँ पर पदानुक्रम था, वो था यहाँ पर समस्या हल। समस्या हल, ठीक है, मतलब गहने का समस्या हल अधिगम, यानी गहने का पदानुक्रम संरचना का उच्चतम चरण था, वो कौन सा था, समस्या हल, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बनेगा। तो आपको और चीजें भी इसका ध्यान रखना है, केवल उच्चतम स्तर पर ही मत रह जाना। यहाँ पर इसका यदि गहने की सीखने की पदानुक्रम संरचना का निम्नतम स्तर पूछे तो क्या था, संकेत अधिगम था। उच्चतम अधिगम पूछे तो समस्या हल अधिगम था। और यदि इसमें पूछा कि कुल कितने स्तर का था, तो ये 8 स्तरीय था। गहने की सीखने की पदानुक्रम संरचना में कुल कितने चरण थे, तो 8 चरण थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो राशियां 8:9 के समानुपाती हैं। यदि पहली राशि 200 रुपये है तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। तो दोनों राशियों का जो अनुपात है वो 8:9 है। पहली राशि 200 है, दूसरी राशि हमको पता करना है। तो सीधा सा है कि जो पहली राशि कितनी है, 200 है, और अनुपात में देखें तो पहली राशि कितनी है, 8 भाग है। तो इसका मतलब जो 200 है वो 8 भाग के बराबर है। तो 8 भाग 200 का है, तो 8 का भाग देंगे तो 1 भाग की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंच 40, मतलब एक जो यूनिट है वो कितना है, 25 का है। अब उसने पूछा है कि दूसरी राशि कितनी है, दूसरी राशि यहाँ पर 9 अनुपात में, मतलब 9 का गुणा यहाँ पर आप कर दें, तो 25 9 में 225, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उद्देश्य तो सभी हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का पूर्व अनुमान करना, शिक्षण सामग्री की तैयारी, और ऑप्शन डी है टीएलएम तैयार करना। तो उद्देश्य क्या है, पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, वो हमको यहाँ पर पता करना है। महत्वपूर्ण उद्देश्य, तो उद्देश्य तो सभी है, लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो पाठ योजना का मुख्य कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू बनाना, और यह मूल्यांकन करना होता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक हासिल किया है।
किस सीमा तक हासिल किया है मूल्यांकन करना, और किस सीमा तक उनको प्राप्त किया है, यानी ऑप्शन ए आंसर इसका आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक खालिस्तान गतिविधियों का आयोजन करता है, उपचारात्मक, अधिगम और शिक्षण, प्रतिपुष्टि प्रतिपुष्टि और इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में शिक्षक गतिविधियों का आयोजन करता है, किसका आयोजन करता है, अधिगम और शिक्षण का। क्योंकि यहाँ पर कक्षा में यदि हम देखें, एक शिक्षक का प्राथमिक दायित्व जो होता है या महत्वपूर्ण दायित्व जो होता है वो अधिगम और शिक्षण संबंधित संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना ही उसका महत्वपूर्ण दायित्व या कर्तव्य उसका होता है, अधिगम और शिक्षण। ठीक है, तो अधिगम और शिक्षण इसका ऑप्शन सही बनेगा। अगला प्रश्न है, गणित को स्कूली पाठ्यक्रम में रखने का क्या कारण नहीं है। गणित सभी विज्ञानों का आधार है, गणित के शिक्षण के लिए महंगे शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, गणित ने तार्किक रवैया उत्पन्न किया है, गणित की भाषा सार्वभौम है। तो क्या कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, गणित के शिक्षण के लिए महंगे शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है, ट्रेनिंग सेंटरों को मान्यता प्रदान करता है, वो होता है एनसीटीई। एनसीटीई जो होता है वो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किया है, 3 परिवार, 4 परिवार, 2 परिवार, यह दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका यदि हम देखें तो आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किया है, तो पहले वर्गीकृत किसने किया वो देख लें। यहाँ पर वर्गीकृत किया यहाँ पर इसको ब्रूस ब्रूस जॉयस और मार्शा मार्शा व्हील, इनने इसको क्या वर्गीकृत किया। आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किसने किया, ब्रूस जॉयस व मार्शा व्हील ने इसको वर्गीकृत किया, और इसको क्या 4 परिवारों में वर्गीकृत किया। ठीक है, आधुनिक शिक्षण मॉडल को ब्रूस जॉयस और मार्शा व्हील ने 4 परिवारों में वर्गीकृत किया था। उसका जो पहला परिवार था वो था सूचना मॉडल परिवार, दूसरा जो परिवार था वो था व्यक्तिगत मॉडल परिवार, और तीसरा जो परिवार था वो था सामाजिक मॉडल परिवार, और चौथा परिवार था जो इसका वो था व्यवहार परिवर्तन मॉडल परिवार, व्यवहार परिवर्तन मॉडल परिवार। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम देखें यहाँ पर आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किया किसने किया, ब्रूस जॉयस और मार्शा व्हील ने। कितने परिवारों में वर्गीकृत किया, 4 परिवारों में वर्गीकृत इसको किया। लेकिन जो आपको क्या उत्तर कुंज दे रखी है, उत्तर माला में दे रखा है, मतलब जो व्यापम ने इसका उत्तर दिया है वो 3 परिवार दिए है, लेकिन इसका सही उत्तर यहाँ पर 4 परिवार ही है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया। ये किसने दिया था, ब्रूस जॉयस और मार्शा व्हील ने आधुनिक शिक्षण मॉडल को 4 परिवारों में विभाजित किया था, सूचना, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, लेकिन उसमें ए दिया वो गलत है, ऑप्शन बी ही इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर 35 दिनों में काम का एक भाग पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 60 दिन में एक ही काम पूरा कर सकता है। बी अकेले ही काम में को पूरा करने में कितना समय लेगा। मतलब यहाँ पर बोला है कि ए और बी 35 दिन में काम कर देते हैं, और ए अकेला उसी काम को 60 दिन में कर देता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर घटाने वाली बात आ रही है, ए और बी के काम में से ए का काम घटा दें तो बी का काम आ जाएगा। जब भी इस तरह का घटाने वाली बात आए कार्य में, तो सीधा सा क्या करना है कि ऊपर तो दोनों का गुणा कर लिया करें, ठीक है, और नीचे उन दोनों संख्याओं का क्या कर लिया करें, अंतर कर लिया करें। जो भी संख्या दे रखी है ऊपर उन दोनों संख्याओं का गुणा और नीचे उन दोनों संख्याओं का अंतर, यदि उनका अंतर करना है तो जैसे यहाँ पर एक संख्या 35 है और एक संख्या 60 है, तो ऊपर 60 गुणा 35 और नीचे 60 और 35 का अंतर यानी कितना आएगा, 25। अब इसको सोल्व कर दो,
5 से कट रहा है, 5 5 25 और 5 7 35। 5 से 60 को काटेंगे कितना आता है 12, और 12 गुणा 7 मतलब 12 अच्छे 72 दिन। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को 72 दिन में करेगा।